हेलो गाइज, माई सेल्फ बसंत स्वागत करता हूँ उत्सव क्लासेस एमडीएस पर। दोस्तों आज हम रीड पेपर का रिव्यू यहाँ पे कर रहे हैं और लेवल फर्स्ट का रिव्यू ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करते हैं। सबसे पहले इन 30 क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं, रिव्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए इनका स्तर क्या रहा था, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। बिल्कुल सही है। और यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, लेकिन दो व्यक्ति बराबर नहीं होते क्योंकि उनका विकास क्रम तो बड़ा सबका एक समान होता है, लेकिन विकास की जो दर होती वो अलग अलग होती। किसी में धीमा हो रहा है, किसी में तेजी से हो रहा है। तो किंतु सभी सामान्य बालकों का विकास क्रम एक सा रहता है। यह कथन किस ओर संकेतित करता है? तो ये सतत विकास की ओर, क्योंकि विकास जो है निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हमें समझने की बात यह है कि अगर कभी कभी कोई शब्द आपको कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है, तो उसको आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। जैसे कि अंग्रेजी में है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ठीक है। इस प्रकार आप अंग्रेजी में पढ़ के भी उसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में आपको मालूम होगा। जीन पियाजे की अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इसमें बालक जो है अमूर्त रूप से चिंतन करने लग जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। कौन है? ग्रेगर मेंडल, ठीक है। चलिए तो अभी सारे क्वेश्चन मैं फटाफट करवा देता हूँ। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो ये सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया है। तो सिद्धांत से भी क्वेश्चन यहाँ पे बने थे, सैद्धांतिक क्वेश्चन भी रहे हैं। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, तो उसकी बुद्धि उपलब्धि क्या होगी? तो ये इस प्रकार इसका सूत्र होता है दोस्तों, और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और वो सूत्र है वास्तविक आयु बटे में आ जाएगा उसकी मानसिक आयु। और दशमलव में अगर वो आपका जवाब आता है तो उसके लिए फिर यहाँ पे दे दिया गया है 100 से गुणा करने के लिए। बाकी इसका कोई खास औचित्य नहीं है, ठीक है। तो वास्तविक आयु जैसे कि 10 वर्ष का बालक है, लेकिन उसकी मानसिक स्तर हमें देखना होगा कि उसका स्तर जो है 6 वर्ष के बालक के बराबर है। तो यहाँ 6 आ जाएगा, ऊपर 10 जैसे कि यहाँ दिया है, ऊपर 10 नीचे 12 और यहाँ पे आ जाएगा 100। इसको हल करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरो द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बांडुरा द्वारा कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया गया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। रेमंड केटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो इन्होंने 16 व्यक्ति कारक प्रस्तावित किए। यानी सैद्धांतिक क्वेश्चन बहुत अच्छे रहे हैं इसमें, जैसे लड़कों ने याद किया है वैसा कि वैसा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें व्यक्तिवाद एवं समूहवाद शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? द्वंद्व कहलाता है वो, और उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इस प्रकार इंग्लिश में भी आप फाइंड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टेफिन कोरे से संबंधित है? स्टेफिन कोरे से संबंधित क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता यानी अलग अलग है ना, जैसे कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? ठीक है, तो इसमें आएगा अभिभावक एवं बालक संबंध। बाकी आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव और शारीरिक स्वास्थ्य, ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डाउन संलक्षण का कारण क्या है? द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में इसमें कुछ छोटा मोटा कंफ्यूजन भी इसमें आ रहा है देखने को। अभी की आंसर की तो अभी रिलीज नहीं हुई है, बट ये सॉल्यूशन अधिकतर यही बताया गया है और इसको मैंने फाइंड करने की कोशिश भी की। तो x गुणसूत्र इसमें बताया गया है, ठीक है। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है तो गणना की समरूपता, ठीक है। हर जगह पाकिस्तान में करो, अमेरिका में करो, 2 या 2 जोड़ोगे, कहीं भी जाके जोड़ो 4 ही आएगा, ठीक है। तो विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय यह है कि गणना की समरूपता, मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो वो सम ही आएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें MMPI ये इसका उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका, और इसमें क्वेश्चन दिया है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो धीमे सीखने वाले बालक। जो बालक धीमे सीखते हैं उनके लिए शिक्षक अलग से फिर से उनके लिए कक्षा लेता है, उसे उपचारात्मक कक्षा कहा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। आगे है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये खेलकूद में क्या होता है? वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है। ठीक है, विकास के अंतर्गत सारे पहलू आ जाते हैं, और वृद्धि के अंतर्गत शारीरिक वजन से संबंधित और शारीरिक बनावट में परिवर्तन से संबंधित सारी चीज़ें आती है। और विकास के अंतर्गत शरीर का विकास, ठीक है, मन का विकास, मानसिकता का विकास, और ये सारी चीज़ें संयुक्त रूप से विकास कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर यशपाल। अगला क्वेश्चन है, RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 किस आयु के समूह के लिए है? तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन पूछा गया, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए पूछा गया है। निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? अब दैहिक अभिप्रेरक आप शरीर से संबंधित है, यानी साइकोलॉजिकल मूवीज, तो इसमें आएगा उपलब्धि। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बालकों के चिंतन का गणितीकरण करना, यानी बालक जो सोचते हैं, जैसे किसी दुकान पर गए, कोई चीज़ उन्होंने ली है तो वो सोचते हैं, तो उसका गणितीकरण करना। ठीक है, बाकी गणितीकरण का ऐसा नहीं कि गणितीकरण का जो है बालक के जीवन में उतारना है, बालक के जीवन में जो चल रहा है उसी को रूप देना है। ठीक है, उसी को एक चिंतन का जो गणितीकरण करना है, वही किताब के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से किया जाता है। अब आगे चलते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण से समझाया जाता है, जैसे घटाव समझाया जा रहा है, तो बच्चा 10 रुपये लेके किसी दुकान पे जाता है, उसको पूछा गया है कि तूने 10 रुपये लेके दुकान पे गया था, 5 रुपये की तूने बिस्किट ले लिए, तो कितने पैसे तेरे पास रहे हैं? तो ये होता है गणितीकरण करना। आगे चलते हैं। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से। पारितोषिक शब्द का अर्थ मेरे को समझ में नहीं आया था, तो मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, तो लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड यानी इनाम मिलना, इनाम देना, है ना। तो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये क्रिया प्रसूद अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत आप अच्छे से पढ़ लेना अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है सभी स्टेट की में सेम ही रहती है, ग्रामर भी सब सेम ही रहती है, बस उस राज्य का जीके अगर है, पर्यावरण है, तो उसमें कुछ उस राज्य के जीके वगैरह थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो तर्क जो है बाल्यावस्था में सीखने की स्थिति नहीं होती है, पूर्व अनुभव से बालक सीखता है। जैसे कोई दिया जल रहा है, बालक ने उसे हाथ लगा दिया तो वो जलेगा, दूसरी बार वो नहीं जाएगा, यानी उसको अनुभव हो गया, दूसरी बार नहीं जा रहा, तो अनुभव से सीख रहा है। कल्पना तो वो करता ही है, बालक बहुत कल्पना करता है। और प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन, है ना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है? तो उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक जो है बहुत अधिक द्वंद्व में रहता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जीवन का उसका अधिकतर डिसीजन जो है बाल्यावस्था में होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों, जो साइकोलॉजी और इनसे संबंधित सारी जो क्लासेस हैं वो मैं उत्सव क्लासेस टेट पे डाल रहा हूँ, है ना, TET उत्सव क्लासेस टेट पे डाल रहा हूँ। और ये क्लास भी आने वाली जो अगली क्लास है वो भी मैं इसी पे डालूंगा, क्योंकि स्पेशल ये मेरा चैनल इसीलिए है, शिक्षक भर्ती टेट, सी टेट, एस्टेट से संबंधित ही है। और ये मेरी जो है दूसरी परीक्षाओं के लिए ये मेरा चैनल है, इस पर मैं काम करता हूँ उत्सव, और इससे अच्छे अच्छे कंटेंट डालने का प्रयास करता हूँ। तो आप इस चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और या फिर
आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, विजिट उस पर कर लेना आप, तो उसी पे ये क्लासेस आने वाली, आगे सारी क्लासेस उसी पर होगी, ठीक है। क्योंकि स्पेशल अगर आप कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हो तो उस पर उसके अलावा कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, केवल शिक्षक भर्ती से संबंधित ही कंटेंट आएगा। चलिए आगे, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है, तो विषय वस्तु पर करता है, ठीक है, विषय वस्तु कैसी है उसी पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, 27 क्वेश्चन अपना पूछा गया है, आरडीए अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी का अनुपात क्या है, मतलब एक शिक्षक पर कितने विद्यार्थी होने चाहिए, तो 1/40, ठीक है, 1/40 होने चाहिए। इसमें कंफ्यूजन वाला मैटर मुझे हो गया था और गलत हो गया ये मेरा। अब ये देखिए, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, तो ये योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। कौन सा, मध्यावधि, है ना, यानी मिड टर्म एग्जाम इज एग्जाम्पल ऑफ। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा रोग वंशानुगत होता है, तो फिनाइल कीटोनुरिया, ये रोग जो है वंशानुगत होता है। बाकी ये जो सारे रोग हैं एडीएजी और ये एड्स वगैरह, ये वंशानुगत नहीं होते, यानी आनुवंशिक कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण, ये बुद्धि से संबंधित है और इसमें ये वाला सही हो रहा है। तो दोस्तों बाल विकास अपने ने कंप्लीट कर लिया और आगे अगले सब्जेक्ट करते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सभी को एक एक पार्ट में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, प्लेलिस्ट में आप विजिट कर लीजिएगा। अगर चैनल पे आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।